हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पर। और हम घटना चक्र में जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे थे उसकी आज ये अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम करेंगे प्रश्न विविधा। इसी के साथ हम अपनी इस पूरी बुक जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है इसे पूरा कंप्लीट कर। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1945 में। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। ये चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी कनाडा। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 अवधि हेतु अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एवं नॉर्वे को भी 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश अवधि 2020-21 है: एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाने वाले आवश्यक हैं और उन 9 परिषद के स्थायी सदस्यों के सहमत मत होने भी आवश्यक है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सी, निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर के उसे पारित होने से रोक सकता है। ऑप्शन डी गलत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन तथा इनके अतिरिक्त इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मात्र स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके प्रयोग से वे किसी संकल्प को पारित होने से रोक सकते हैं। इस प्रकार विकल्प डी का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है, जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है। निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी सरकार की वैधता और शामिल है भागीदारी,
जवाबदेहिता और पारदर्शिता। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, जवाबदेहिता अतः सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, धार्मिकता एवं भावुकता। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन तथा सहभागिता एवं विधि का शासन जहाँ सुशासन के अभिन्न अंग हैं, वहीं धार्मिकता एवं भावुकता की सुशासन के संदर्भ में कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंतोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो अंतोनियो गुटेरेस हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद ग्रहण किया था, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, बुतरस बुतरस घाली। बुतरस बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 12, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, यू थॉन्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यू थॉन्ट का कार्यकाल सर्वाधिक 1961 से 1971 रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का कार्यकाल का क्रम निम्नवत है। ग्लैडविन जेब यूके कार्यकारी महासचिव, ये 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक रहे। त्रिगवे ली, नॉर्वे, ये 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952। डॉग हैमरशोल्ड, ये स्वीडन के थे, 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961। तीसरे पे हैं यू थॉन्ट, म्यांमार, ये 3 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक। 3 नवंबर 1961 से 30 नवंबर 1962 तक कार्यकारी महासचिव रहे थे ये। चौथे हैं कुर्ट बॉल्डहीम, ऑस्ट्रिया के थे ये, 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981। उसके बाद है जेवियर पेरेज डी कुइलार, ये पेरू के थे, 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991। बुतरस बुतरस घाली, ये मिस्र से थे, 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 इनका कार्यकाल रहा। कोफी अन्नान, ये घाना से थे, 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006। बान की मून, ये दक्षिण कोरिया से हैं, 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक रहे। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से हैं, 1 जनवरी 2017 से ये वर्तमान तक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संसार की मुख्य भाषाएं हैं। उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा 3, हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी आधिकारिक भाषाएं थीं, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। कथन 1 गलत है। कथन 2, पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। कथन 2 सही है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दो सही है। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, जिसके दमन हेतु 21 फरवरी 1952 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक आंदोलनकारी मारे गए थे और बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार कथन एक गलत है। पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेंद्र नाथ दत्ता द्वारा ये मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? प्रश्नकाल के दौरान स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, परंतु 10 सितंबर 2002 को ये 190वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया 1955 से, इराक 1945 से, नामीबिया 1990 से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिण सूडान का जन्म हुआ तथा इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? राइट आंसर ऑप्शन ए, हेग। ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हॉलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, श्री आर एस पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एन राव व नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं बी एन राव, ये 1952 से 1953 रहे, नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, आर एस पाठक 1989 से 1991 एवं दलवीर भंडारी ये 2012 से अब तक हैं। 20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया है। क्वेश्चन नंबर 20, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 128 देशों और अधिकारता क्षेत्रों के 1,30,000 से अधिक परिवारों और 4,000 से अधिक विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों का मापन किया गया है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत 69वें स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना WJP एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में विलियम
एच न्यूकॉम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग हैं महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एवं सचिवालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलनकर्ता गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य जाति, धर्म, पंथ या राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों की सहायता करना है। इस संस्था को वर्ष 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था? मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, कांगो, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस आदि। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यही इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल इलेक्टोरल की संख्या 538 है। इलेक्टोरल वोटों इलेक्टर्स की संख्या हर राज्य में अलग-अलग होती है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल वोटों इलेक्टर्स का कोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यू हैम्पशायर। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर का एवं पहला काकस परिसम्मेलन आयोवा राज्य से होता है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग एक वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि काकस परिसम्मेलन निजी कार्यक्रम है, जिसे सीधे राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से प्रभावी विश्व का प्रथम लिखित संविधान है।
क्वेश्चन नंबर 29, लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। लैरी प्रेसलर अमेरिका के प्रमुख सीनेटर संसद सदस्य थे, जिन्होंने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए प्रेसलर संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य सहायता की आलोचना इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 30, सही सुमेलित कीजिए। ये है प्रेसलर संशोधन, इसका हो जाएगा 4 से। अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना, ये हो गया 4। उसके बाद है चकमा शरणार्थी, इसका हो गया 1। ये है बांग्लादेश से संबंधित, इसका हो गया 1। उसके बाद है पेरेस्ट्रोइका, ये हो गया 2 से संबंधित। गोरबाचोव, उसके बाद है 13 सितंबर 1993, ये हो गया 3 से संबंधित। इजराइल पीएलओ समझौता, आंसर होगा 4, 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4, 1, 2 और 3। प्रेसलर संशोधन के द्वारा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ा गया। चकमा शरणार्थी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी। पेरेस्त्रोइका पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी तथा 13 सितंबर 1993 को इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएसए की। अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर केंद्रित रही है, परंतु सोवियत संघ के पतन, वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच एवं दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान ने वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को सुरक्षित रखने तथा अमेरिकी हितों को पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन की एशिया को धुरी बनाने की नीति में दिखाई देती है। ये नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत एवं हिंद 2 महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 32, सीआईए किस देश की आसूचना एजेंसी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ये है यूएसए की। सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की आसूचना गुप्तचर एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिवालय का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 34, मोसाद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इजराइल गुप्तचर संगठन। मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है। क्वेश्चन नंबर 35, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ये है प्रेस। प्रेस मीडिया राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट फ्लीट नदी के नाम पर लंदन की एक गली है, जहां से 1980 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते रहे थे। वर्ष 2005 में यहां से हटने वाला ब्रिटिश समाचार एजेंसी रायटर्स का ऑफिस आखिरी प्रमुख समाचार ऑफिस था। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। कथन एक सही है। कथन दो, रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। ये गलत है, क्योंकि निचला सदन का जो नाम है वो है ड्यूमा। तो कथन दो गलत है। कथन तीन, रूसी संसद में जो उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा, ये गलत है, क्योंकि उच्च सदन का नाम है काउंसिल ऑफ द फेडरेशन। तो कथन तीन भी गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल एक सही है। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन लोअर हाउस का नाम ड्यूमा, जबकि उच्च सदन अपर हाउस को फेडरल काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कथनों में से कथन एक के अतिरिक्त अन्य दो कथन असत्य हैं। डायट जापान की, रिक्सडेग स्वीडन की, कॉर्टेज स्पेन की संसद तथा सेजिम ये पोलैंड की संसद का निचला सदन है। क्वेश्चन नंबर 40, चीन की संसद जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं तथा ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है, जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसली नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन की। चीन की राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ये है रूस की। तास पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी चीन की समाचार। क्वेश्चन नंबर 44, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ये पाकिस्तान का है। डॉन पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेजों को येलो बुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। कथन एक सही है। कथन दो, सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। कथन दो गलत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन है, केवल एक सही है। राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश के करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश वाले कई देश यथा बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, यूएई आदि स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने, अतः पहला कथन सही तथा दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। राइट आंसर ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू।
सर्वप्रथम सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 तथा पुनः मई 2011 में इस देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 एवं जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया। राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। और पंचशील का सिद्धांत कौन कौन से ये देख लेते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये है। एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान भी शामिल है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप भी शामिल है। पंचशील का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्न हैं। पहला है एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता को पारस्परिक सम्मान। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है परस्पर लाभ तथा समानता। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुट निरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कृत्यकारी, सूची 2 शपथ या प्रतिज्ञान। ये है भारत का राष्ट्रपति। इसका हो जाएगा 3। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। उसके बाद बी सर्वोच्च न्यायालय का जज। ये हो गया 4। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। सी संसद सदस्य। ये हो गया 2। कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। उसके बाद है डी संघ के मंत्री। इसका हो गया 1। सूचना की गोपनीयता। आंसर होगा 3 4 2 1। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 4 2 और 1। भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन एवं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन 1। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। ये हो गया 1957। कथन 2। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, इसका हो गया ये 1955 में। 3। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीय वाहक बन गया। ये हुआ था 1953 में।
4 गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, और ये गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना था, ये बना था 1987 में। निम्न में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आएगा 3, 2, 1 और उसके बाद है 4। 3, 3, 2, 1, 4। 3, 2, राइट आंसर ऑप्शन बी, 3, 2, 1 और 4। वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीय वाहक कैरियर बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएमएस नंबूदरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। ए, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, सही है। बी, पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। 3, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये भी सही है। डी, भू राजस्व एकत्र करना, ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही है। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना एवं विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना आदि कार्य निहित है, जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिला अधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, ये सही है। ऑप्शन बी, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन सी गलत है। प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के लिए चुनी गई थी। ऑप्शन डी भी सही है, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। अन्य प्रश्नगत कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। कथन 1 सही है और ये प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। कथन 2, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता। कथन 2 सही है। कथन 3, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं, ये गलत है। कथन 3 गलत हो गया। कथन 4, योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया हैं, कथन 4 भी गलत है। तो आंसर है केवल 1 और 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन है 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली सम्मिलित की गई। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। वर्ष 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी 14।
1 नवंबर 1858 को घोषित ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार अतः विकल्प बी और डी दोनों गलत हैं। सही कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद सी भी सही है। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए और सी सही है। और ऑप्शन डी में यहाँ पे 1813 की जगह ये 1858 का एक्ट हो जाएगा, इसलिए डी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं, सही है। दूसरा है, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, कथन 2 भी सही है। कथन 3, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, कथन 3 भी सही है। कथन 4, संघीय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, कथन 4 भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होने का प्रमाणन करता है। ऐसे अपराध संघीय अपराध कहलाते हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन सी आत्महत्या। आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, कानून के समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, सही है। ऑप्शन बी, राज्य के नाम का परिवर्तन, ये राज्य विधानसभा की शक्ति है, ये गलत हो गया क्योंकि यह शक्ति जो है वो संसद के पास है। संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। ऑप्शन सी, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, ये सही है। ऑप्शन डी, सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, ये सही है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद विधि बनाकर कर सकती है, अन्य प्रश्नगत यूं गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, कथन 1 गलत है। कथन 2, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, कथन 2 भी गलत है। कथन 3, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, कथन 3 भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका तीनों गलत है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों गलत है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां या पदवी नहीं है तथा इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के अंतराल में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। इन अवधियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। इसके लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही हो सकती है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत तीनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी
एस राधाकृष्णन। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम ये पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची एक उत्कृष्ट सांसद, सूची 22 पुरस्कार वर्ष। अरुण जेटली को मिला था ये 2010 में, ये हो गया 4। उसके बाद है दूसरे पे करण सिंह, इन्हें मिला था ये 2001 में, ये हो गया 3। शरद यादव, इनको मिला था 2012 में और ये हो गया 2। मुरली मनोहर जोशी, इनको मिला था ये 2009 में, ये हो गया 1। तो आंसर होगा 4 3 2 1। राइट आंसर ऑप्शन ए 4 3 2 और 1। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार संसद के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सांसदों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 से की गई। मुरली मनोहर जोशी 2009, अरुण जेटली 2010, करण सिंह 2011 तथा शरद यादव 2012 को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनके पश्चात वर्ष 2013 हेतु नजमा हेपतुल्ला को 2014, हेतु हुक्म देव नारायण को 2015, गुलाम नबी आजाद को 2016, दिनेश त्रिवेदी को 2017 तथा भर्तृहरि मेहताब को इस पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? राइट आंसर ऑप्शन सी बी है बिहार। बिहार में वर्ष 1967 से 1971 के मध्य 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात है? राइट आंसर ऑप्शन सी अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूर्व सदस्य सरोज जयवाला प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे थे नारायण देसाई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन जिसमें 40 से अधिक देश इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में बिल्थोवन नीदरलैंड में हुई। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को वर्ष 1988 से 1991 नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 संबंधित है पदों से। सबसे पहले ए नगेंद्र सिंह, ये हो गए अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, ये हो गया 2। ए एन राय, ये हो गए 3, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, 3 हो गया। आर के त्रिवेदी, ये हो गए भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये हो गया 1। डी अशोक देसाई, ये हो गया भारत का महान्यायवादी, इनका हो गया 4। तो आंसर है ऑप्शन बी 2 3 1 और 4। नागेंद्र सिंह फरवरी 1985 से फरवरी 1988 के मध्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे। ए एन राय 26 अप्रैल 1973 को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। आर के त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी श्री राम सेवक शर्मा। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन श्री नंदन नीलेकणी नियुक्त किए गए थे। आर एस शर्मा इसके प्रथम महानिदेशक एवं मिशन निदेशक थे, जिन्होंने 31 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया था। 12 जुलाई 2016 से इस पद का नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कर दिया गया था। वर्तमान में इसके सीईओ सौरभ गर्ग। वर्तमान में इसके सीईओ ये सौरभ गर्ग नहीं है, हैं सौरभ विजय। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सौरभ विजय।
क्वेश्चन नंबर 71, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? ऑप्शन ए, आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, ये शामिल है। ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा विभाग, ये भी शामिल। ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास विभाग, ये शामिल नहीं है। शिक्षा मंत्रालय पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वर्तमान में दो विभाग हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा विभाग उपविभाग के रूप में शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, किंतु 30 जनवरी 2006 से यह स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 73, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड (एफएनबी), जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, प्रारंभ में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन था। वर्ष 1993 में यह महिला एवं बाल विकास विभाग 2006 से मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, जो कि तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय प्रेस काउंसिल एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, जिसकी सर्वप्रथम स्थापना वर्ष 1966 में संसद के 1965 के अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपात के दौरान इस अधिनियम को निरसित कर 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। पुनः भारतीय प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो रंजना प्रकाश देसाई है। रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्नकाल में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू को 5 अक्टूबर 2011 को 3 वर्ष के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो रंजना प्रकाश देसाई है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन ए, असंतुलित विकास भी है। सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, ये भी है। ऑप्शन सी, राजनीतिक वर्चस्व भी। विविध क्षेत्रों का भिन्न एवं असंतुलित विकास, कतिपय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान खोने का भय तथा कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन है 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम है? शिमला समझौता ये हुआ था 1972 में। भारत सोवियत संधि ये हुई थी 1971 में। फरक्का समझौता ये हुआ था 1975 में। ताशकंद समझौता ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये हुआ था 1966 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 4-2-1-3। राइट आंसर ऑप्शन है 4-2-1-3। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को शांति, मित्रता एवं सहयोग की। भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरिम रूप से वर्ष 1975 में तथा अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 को। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है दिसंबर 1971।
दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 80। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हाफिज मोहम्मद सईद। लश्कर ए तैयबा दक्षिण एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान आधारित इस आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्नकाल के दौरान भारत, श्रीलंका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया था। वर्तमान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका एवं यूरोपीय संघ सहित कुल 32 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 82। जिबूती आचार संहिता संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से संबंधित है। यह आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी में जहाज की समुद्री डकैती से सुरक्षा हेतु 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों द्वारा अपनाई गई। इसके वर्तमान में 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। जिबूती, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कोमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्डन, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात। भारत अगस्त 2020 में इस अंतरराष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83। सही सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन चेकमेट ये चला था श्रीलंका में, हो गया 4। ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हो गया पंजाब 2। और ऑपरेशन सिद्धार्थ ये संबंधित है बिहार से, ये हो गया 3। आंसर होगा 4, 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन ए 4, 1, 2 और 3। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित, ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब, ऑपरेशन सिद्धार्थ ये हो गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 84। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एप्को आंदोलन, ये पी हेगड़े हैं संबंधित इससे, ये सही है। ऑप्शन बी चिपको आंदोलन से संबंधित है एस एल बहुगुणा, ये भी सही है। ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी शांत घाटी आंदोलन इससे बाबा आमटे ने, इससे संबंधित है सलीम अली, ऑप्शन डी हो गया गलत। बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा था। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण वायुसेना कमान ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, सही है। ऑप्शन बी पूर्वी नौसेना कमान ये विशाखापत्तनम में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल ये जबलपुर में स्थित नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन डी भी सही है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार विकल्प सी का युग्म सुमेलित न होने के कारण उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कमांडर। भारतीय सेनाओं में विभिन्न पदों की श्रेणियां इस प्रकार है: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। फील्ड मार्शल,
वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, नौसेना एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर, और नौसेना में हो गए कमोडोर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, कमांडर, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 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 फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ये हो गया 6। जून 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स को 5 भागों में बांटा गया था, जो कि वर्तमान में 6 इस प्रकार हैं। ये कमान क्षेत्र हो गए और ये हो गया मुख्यालय। उत्तरी, ये ऊधमपुर, जम्मू और कश्मीर। दक्षिणी, पुणे में। मध्यवर्ती, लखनऊ में। पूर्वी, कोलकाता में। पश्चिमी, चंडी मंदिर, चंडीगढ़। दक्षिणी पश्चिमी, जयपुर 15/2005 से क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त थल सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 89, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की? राइट आंसर ऑप्शन ए 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 90, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है माउंट आबू में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू, राजस्थान में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में बेंगलुरु में की गई। इसे तत्संबंधी 1986 के संसदीय अधिनियम 29 अगस्त 1987 को अधिसूचित के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रश्नकाल के समय वर्ष 1990 तक केरल व नई दिल्ली में विधि विश्वविद्यालय नहीं था। बेंगलुरु में प्रथम विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1986 में, नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वर्ष 2008 में और केरल के कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, जबकि तिरुवनंतपुरम में विधि विश्वविद्यालय स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, कथन ए, भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। कथन सही है। कारण आर, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ रहा है और जातियां दबाव समूह के रूप में उभर रही हैं तथा जातियों का राजनीतिकरण इस प्रकार ए तथा आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 94, 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 95, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, मॉर्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी, 4। मॉर्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए। पहला अभिभावक नौकरशाही, दूसरा जातीय नौकरशाही, तीसरा संरक्षक नौकरशाही और चौथा है योग्यता नौकरशाही। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 97 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। लेखक और पुस्तकें, अतुल कोहली की पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। पेंड्रल मून की है डिवाइड एंड क्विट। एलन ग्लेडहिल की है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 98, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक अतुल कोहली हैं। ये पुस्तक वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटेन 1982 में। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव वर्ष 1982 में ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003 में। राइट आंसर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने का दिन को प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है और देश। 1, चेचन्या, ये रशियन फेडरेशन, ये सही है। 2, दारफुर माली, ये गलत है। 3, स्वात घाटी, ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही सुमेलित है। चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है। ये उत्तरी कॉकेसस में पूर्वी यूरोप के दक्षिण भाग में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दारफुर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। स्वात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक घाटी एवं एक प्रशासनिक जिला है, अतः युग्म 3 भी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्जीरिया में। प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय उत्तर एवं पश्चिम अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मारतानिया, माली, नाइजर आदि में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? पहला डेनमार्क, ये शामिल है। तीसरा है रशियन फेडरेशन और पांचवा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 5 शामिल है। आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन वर्ष 1996 में ओट्टावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा कुल 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया था। ये परिषद आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्रता शामिल नहीं थी और शामिल थे पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, श्रीलंका की अखंडता। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात की गई थी। तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्री माओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। श्री मां भंडार नायके किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। श्री मां भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वीडन। यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 107, यूएन द्वारा सन ये हो गया 1975 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया।
तो राइट आंसर ऑप्शन है 1975। यूएन द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 109। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 110। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है असम से। क्वेश्चन नंबर 110। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। क्वेश्चन नंबर 111। पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स बार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। वर्ष 2004 में इस संगठन ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के साथ विलय कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का निर्माण किया। इसी के साथ हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पूरी बुक लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर ली और आगे हम करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।